हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रितेश सोलंकी सेशन 2024-25 की शुरुआत क्लास 10th मैथ के साथ कर रहा हूं। क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के आपके वीडियोस जो हैं वो पर्टिकुलर आपको मिलते रहेंगे। अगर चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को पहले आप ज्वाइन कर लेंगे। इससे पिछले जो सेशन हुआ है, मतलब सेशन 2023 और 24 की अगर मैं बात करूँ तो इंस्टीट्यूट से जो रिजल्ट आया है क्लास 8, क्लास 9th, क्लास 10th, 11th, 12th तो बहुत ही अच्छा रहा है और उसके परिणाम भी आपने देखे हैं। इसके अलावा अगर मैं ऑफलाइन बैच की बात करूं तो 3 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, मतलब आज ही से हमारी ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गई है। अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लास 8, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं जस्ट जुलाई में उसे स्टार्ट करूंगा, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम बात क्लास 10th की कर रहे हैं तो क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में आएंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक, चलो देख लेते हैं बेसिक से क्या है, ओवरव्यू है चैप्टर का, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, मतलब कि हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने पिछले साल पढ़ा हुआ था और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ था। ठीक, सेकंड देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब इसी को रिलेट करेगा ये टॉपिक। फिर उसी में देखेंगे जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करना सीख जाएंगे तो हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएम, उस टॉपिक को भी उसी में देख लेंगे। फिर इसके बाद है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, मतलब अपरिमेय संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं उसकी बात होगी। ठीक, तो कहाँ कहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं ये मैंने दिखाया हुआ है। फर्स्टली हम बात करेंगे संख्या रेखा से। अब जब संख्या रेखा से बात करेंगे तो एक संख्या रेखा में थोड़ी बना लेता हूँ और उस पर हम चर्चा करेंगे। ये लेते हैं, ये एक हमारे पास मान लेते हैं ये संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा के बीच में यहाँ 0 है, फिर इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और ऐसे ही ये संख्याएं कंटिन्यू आगे चल रही है। फिर इधर क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5 और इधर भी आगे ये संख्याएं चल रही है। जब आपने संख्या रेखा पढ़ा था तो संख्या रेखा में पहली संख्या हमें जो पढ़नी होती थी, संख्या रेखा में हम पहली संख्या पढ़ रहे थे प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या हम किसे कह रहे थे, प्राकृत संख्या। ठीक, जैसे ही हम संख्या रेखा की बात करते थे, संख्या रेखा की बात करते थे तो सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ था प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं हम उन्हें कहते थे जिनकी हम काउंटिंग कर सकते थे, मतलब जिन्हें गिना जा सकता था। जैसे 5 चॉकलेट है, 10 पेन है, 2 बेंच है, 2 टीचर है, 10 स्टूडेंट है, मतलब जो चीज आप गिन सकते हो वो आप प्राकृत संख्याओं में लेके आ रहे थे। मतलब प्राकृत संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक कंटिन्यू ये संख्याएं चल रही थी। दूसरी संख्या आपने क्या पढ़ा था, दूसरी संख्या आपने पढ़ा हुआ था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब ये पूर्ण संख्या हमने किसे कहा हुआ था, पूर्ण संख्याएं हम देखो, एक 10 का नोट होता है वो आपने देखा हुआ है। जो 10 का नोट होता है ये कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, 10 रुपए। अब जब लिखा हुआ है तो 10 जो है ये 2 अंकों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक तो 1 और दूसरा 0। मतलब अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो 1 कुछ इस प्रकार और 0 कुछ इस प्रकार। मतलब कि अगर देखो होता क्या है कि 10 का नोट पुराना हो नया हो ये 10 रुपए की वैल्यू देगा, मतलब अपने आप में पूर्ण है। और अगर अपने आप में पूर्ण है तो इसके अंक भी अपने आप में पूर्ण होंगे। अगर इसके अंक भी अपने आप में पूर्ण है मतलब 1 भी पूर्ण है और 0 भी पूर्ण है। मतलब पूर्ण संख्या हम कहां से लेंगे, पूर्ण संख्या हम 0 से लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे आगे तक कंटिन्यू चलेंगे। ठीक, तीसरी संख्या जो हमने इसी में पढ़ा हुआ था, तीसरी संख्या हमने इस पे पढ़ा था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब ये पूर्णांक संख्या क्या थी, ये पूर्णांक संख्या जब आपने पढ़ा था तो आप बोल रहे थे कि ये जो पूर्णांक संख्या है ये माइनस के इनफाइनाइट से आएंगी, ये सारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, सारी धनात्मक संख्याएं होंगी और साथ में 0 होगा। मतलब कि अनंत से चली आ रही संख्या, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 है, 1 है, 2 है और कहाँ तक जा रही है बोले तो अनंत तक जा रही है। ये 3 संख्याएं आपने पढ़ा था। इसके अलावा जो चौथी संख्या आपने 9th तक पढ़ा हुआ था वो थी आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब ये परिमेय संख्या क्या थी, इसकी डेफिनेशन आपने लिखा हुआ था, संख्या R एक परिमेय संख्या है यदि
देखो अब बोल रहे थे संख्या r एक परिमेय संख्या है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। एक डेफिनेशन आई थी अध्याय 1 में आई थी, क्या बोल रहे थे, संख्या r एक परिमेय संख्या यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां सिचुएशन क्या बन गई थी कि जो q है ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। उस अकॉर्डिंग हम इन नंबर्स को कैसे लिख रहे थे, 1/2, 2/3, 3/4, ये सारी हमारी परिमेय संख्या थी। पांचवी संख्या जो आपने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ था वो है, मतलब यहां से हम शुरुआत करेंगे, मतलब 10वीं का फर्स्ट टॉपिक तो यहां से हो गया जो आपने 9 तक पढ़ के आए हैं। सेकंड टॉपिक यहां से आएगा जिसे हमने बोला हुआ है अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं उसी का, अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या हम किसे कह रहे थे, अपरिमेय संख्या हम एक संख्या ले रहे थे और उसे बोल रहे थे हम s। क्या बोला हुआ था, संख्या s एक अपरिमेय संख्या है यदि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और साथ में q के साथ कंडीशन क्या थी कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारी अपरिमेय संख्या थी। इसके कोई एग्जाम्पल की बात करूं तो करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, इसके अलावा अच्छा करनी वाली संख्याएं तो होंगी, इसके अलावा होगा आपका पाई जो है ये भी अपरिमेय संख्या। या फिर बेस संख्याएं, देखो दो चीजें हमने फिर से पढ़ा हुआ था क्लास 9th में, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार हम किसे बोल रहे थे, जब वो कट पिट के सब कुछ 0 हो जा रहा था उसके बाद वो शांत हो रहा था, और 0 नहीं हो रहा था और कंटिन्यू चल रहा था तो हम उसको बोल रहे थे अशांत दशमलव प्रसार। तो ऐसी संख्याएं जो अपनी पुनरावृत्ति नहीं दर्शा रही हो, है ना, वो अनावसानीय, अनावर्ती ऐसे वर्ड आ रहे थे, जो अपनी पुनरावृत्ति ना दर्शाए, 0.1, 0.1, 0.01, 0.001, ये अपनी पुनरावृत्ति नहीं दर्शा रही, मतलब ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इसी से हमने एक वेन डायग्राम बनाया था और उस वेन डायग्राम की बात मैं थोड़ी सी और कर लेता हूं। ठीक, इसी में हमने एक वेन डायग्राम बनाया था, उसकी भी बात हम यहाँ पे थोड़ी सी कर लेंगे। देखो कुछ इस प्रकार से था, सर्किल से लेके बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट सर्किल है और इसी पे मैं सेकंड सर्किल को अगर बनाऊं, इससे नहीं लेता हूं, एक सेकंड वेट करो। ये फर्स्ट सर्किल तो ये ले लेता हूं मैं, सेकंड सर्किल में यहां से लेता हूं, ये लो। सेकंड सर्किल कुछ इस प्रकार है, थर्ड सर्किल इसी के बाहर था, फोर्थ सर्किल इसी के बाहर। ठीक, चलो इसे हम क्या क्या बोल रहे थे एक बार मैं नाम इनके बता देता हूँ। सबसे अंदर हमने पढ़ा हुआ था प्राकृत संख्या, उसके बाहर में हमने पढ़ा हुआ था पूर्ण संख्या, उसके बाहर में हमने पढ़ा हुआ था पूर्णांक संख्या, और इसके बाहर में हमने पढ़ा हुआ था परिमेय संख्या। बस, हाँ, इसके बाहर एक सर्किल और आया था और उस सर्किल को हम क्या कह रहे थे, उस सर्किल को हमने एक अलग नाम दिया था जिसे हमने बोला था अपरिमेय संख्या। हाँ, अब क्या होगा, एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। इन सबको मिलाने के बाद, ये जो संख्याएं थी हमारी, इन सबको मिलाने के बाद एक नया सर्किल हम लेते हैं, और इस नए सर्किल को, ये जो नया सर्किल आपका बन रहा है, जो ये नया सर्किल है, इसे आपने कहा था वास्तविक संख्या। मतलब जो आपका चैप्टर का नाम आ रहा है, ये नाम आ रहा है यहां से, वास्तविक संख्या। ठीक, अब मैं एक बार जो हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं एक बार इस पे थोड़ा फिल करके देखता हूँ। तो देखो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 हो रही थी, उसके बाद पूर्ण संख्या 0 आ रहा था, 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3, ऐसे कंटिन्यू। पूर्णांक संख्या में माइनस के इनफाइनाइट से आ रही थी, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 आ रहा था, 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, ऐसे कंटिन्यू। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हम लिख रहे थे 1/2, 3/4, ऐसी संख्या। अपरिमेय संख्या में हम क्या ले रहे थे, करनी 2, करनी 3, और इन सभी को जब मिला देंगे तो हमें देखने को मिलेगा वास्तविक संख्या, मतलब जो हमें इस चैप्टर में आपके पढ़ने हैं। हाँ, यहाँ से इतना टॉपिक, जो ये वाला सर्किल है, इतना टॉपिक आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, और ये वाला जो टॉपिक है ये अब हम क्लास 10th में इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक, इनके अलावा 2-3 संख्याएं और हैं जिन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जिसे हमें ध्यान में रखना है उसमें से हम पहली लेते हैं
सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे? सम संख्या मतलब जिस पर 2 से भाग हो रहा हो, मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो और यही आगे तक कंटिन्यू चलता रहेगा। दूसरी इस पे पढ़े थे हमने विषम संख्या, दूसरी हमने इसी में पढ़ा था विषम संख्या। अब ये विषम संख्या हम किसे कह रहे थे? विषम संख्या हम उन संख्याओं को कह रहे थे जिन पर 2 से भाग नहीं हो रहा था, मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और यही आगे तक कंटिन्यू चल रहा था। तीसरी एक और संख्या हम पढ़ेंगे जिसका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या क्या थी? अभाज्य संख्या क्या थी? वे संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। अब किसी से विभाजित नहीं होती तो फिर किससे विभाजित हो रही होगी? तो हम बोलेंगे वे संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, मतलब या तो स्वयं से विभाजित हो जाए या फिर 1 से विभाजित हो जाए, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में ना हम 0 को लेते थे ना 1 को लेते थे, हम सीधा स्टार्ट करते थे 2 से, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43 और फिर 47। ये जो संख्याएं थी ये हमारी 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं थी। ठीक, जो बेसिक है ये आपको बहुत ही क्लियर होगा। सबसे पहले हमने देखा एक संख्या रेखा, संख्या रेखा से हमने बनाया प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय संख्या और फिर अपरिमेय संख्या। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। इसके अलावा हमने क्या देखा? जो हमारा संख्या रेखा से बना हुआ वेन डायग्राम। ठीक, इसके बाद एक टॉपिक और देखते हैं जिसे बोला गया है विभाजन के नियम। अब ये विभाजन के नियम क्या है? पहले ही क्वेश्चन से जिस टॉपिक का यूज हमें करना है वो है हमारा विभाजन के नियम, मतलब कब किस संख्या में किससे भाग हमें देना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो थोड़ा सा हम उसे रिकैप करेंगे क्योंकि कक्षा 9वीं में आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, वहाँ पे भी भाग के क्वेश्चन आए थे और मैंने आपको सिखाया था कि विभाजन के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक, तो मैं उसी की बात करूंगा कि कब कोई संख्या 2 से विभाजित होगी, कब कोई संख्या 3 से विभाजित होगी, कब कोई संख्या 4 से विभाजित होगी, कब कोई संख्या 5 से विभाजित होगी, कब कोई संख्या 6 से विभाजित होगी, कब कोई संख्या 7 से विभाजित होगी, कब कोई संख्या 8 से विभाजित होने वाली है, कब कोई संख्या 9 से विभाजित होगी और कब कोई संख्या 10 से विभाजित होगी। तो मैं फर्स्ट टॉपिक बात कर लूँ, कोई संख्या है वो अब 2 से विभाजित हो, उसके लिए 2 क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एक तो मैंने लिखा है 18, इसका बटे किया है मैंने 2, और एक लिखा है मैंने 23 और इसका बटे लिखा है 2। सोचिए आप कि किस संख्या में 2 से भाग हो सकता है। आप ये देखेंगे कि 2 × 9 18 होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे जैसे ही भाग देंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, बट यहाँ पे एक अभी शेषफल रहेगा। मतलब कि अगर इकाई अंक सम है, मतलब 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो क्या होगा? तो 2 से विभाजित होगा। तो 2 के लिए हम नियम क्या बना देंगे? संख्या का अंतिम अंक सम हो, तो इसके लिए क्या लिख देंगे? इकाई अंक सम हो, ये हम बना देंगे 2 के लिए नियम। अब 3 के लिए नियम क्या कहता है? देखो, एक संख्या हम वापस से लिखते हैं 18 और एक संख्या लिखते हैं 18/3 लिखते हैं, एक में लिखते हैं हम 64/3 और एक में लिखते हैं 96/3। चलो तीनों को प्रैक्टिकल के साथ चेक करते हैं। 3 × 1 = 3 और 3 × 18, हाँ इस पे तो भाग हुआ। 3 × 1 = 3, बचा है 2, 3 × 8 = 24। ओए तेरी की 6 × 4 = 10 कैसे हो गया? वो 6, रुको, ये हुआ है भाई 64/3, तो 3 दूनी 6, फिर उसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा है, 3 × 1 = 3। अब यहाँ पे एक शेषफल रह गया, मतलब भाग नहीं हुआ। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या देखा? 96 था, इस पे हम 3 से डिवाइड कर रहे थे। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6। मतलब हमने देखा कि ये संख्या में भी भाग हुआ है, ये संख्या में भी भाग हुआ है, इस संख्या में भाग नहीं हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? संख्याओं के अंकों का योग। ये देखो 18 था, 1 + 8 कितना होगा?
9। यहाँ पे देखो 9 + 6, 9 और 6 मिलके 15। क्या हुआ, ये देखो ये 9 और ये 15, ये 3 से विभाजित होने वाले थे, बट यहाँ 6 + 4 हमने किया। 6 + 4 कितना होता है 10, ये 3 के पहाड़े में नहीं आता। मतलब हम क्या बोलेंगे, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, योग किससे, 3 से विभाजित हो, विभाजित हो। ये हम इसके लिए नियम देंगे भाई, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक, अब 4 के लिए बात करते हैं। 4 के लिए क्या नियम होगा, देखो 4 को मैं क्या कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, 2 × 2, 2 दूनी 4। अब 2 के लिए क्या था, इकाई अंक, यहाँ कितनी बार 2 है, 2 बार 2 है, तो मैं क्या बोलूंगा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से, ऐसे नहीं लिखते हैं यार, फिर मैथ्स वाला, एक हिंदी में लिख देते हैं। इसको लिखता हूं मैं अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, कैसे सॉल्व करके हम देखेंगे। ये देखिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन में ले रहा हूं 32, इस पे डिवाइड करूं 4 से, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इस बार 84, 184 ले लो। मैंने क्या बोला था, अंतिम 2 अंक, मतलब हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ 84। एक संख्या लेते हैं 512/4, क्या करना है, अंतिम 2 अंक, ये रहा, 12 में भाग दो 4 से, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। हाँ, मतलब अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 से विभाजन के नियम। देखो 5 से विभाजन के नियम के लिए मैंने लिखा है 105/5, एक लिखा है 996/5, और एक लिखा है 540/5। ये देखो 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 × 1 = 5। यहाँ पे देखेंगे 5 × 1 = 5, बचा है 4, 5 × 9 = 45। फिर यहाँ पे देखो जैसे ही 45 गया बचा है फिर 4, फिर 5 × 9 = 45, फिर बच गया 1। यहाँ पे देखते हैं 5 × 1 = 5, 4 में भाग नहीं जाएगा, 5 × 8 = 40। मतलब यहाँ पे भाग हो रहा है, यहाँ पे भाग हो रहा है, बट यहाँ पे एक शेषफल रह गया। मतलब हम इसका क्या कह सकते हैं, ये 996 था, इसका अंतिम अंक कितना था भाई 6, यहाँ अंतिम अंक 5, यहाँ अंतिम अंक 0। मतलब 5 के लिए हम रूल बना सकते हैं, अंतिम अंक 0 या 5 हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो। ठीक, चलो 6 के लिए बात करते हैं। 6 के लिए क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं हम, 6 के लिए देखेंगे तो 6 को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो 2 × 3, 2 × 3 = 6। मतलब 2 का नियम भी काम होना चाहिए, 3 का नियम भी काम होना चाहिए। अब 2 का नियम क्या था, अंतिम अंक सम हो। 3 के लिए क्या नियम था भैया, जो भी योग हो संख्याओं का वो 3 से विभाजित हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा 2 एवं 3 के नियम, 2 एवं 3 के नियम, ये डायरेक्टली इस पे यूज होने वाला है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ भाई 7 से विभाजन हो उस वाली कंडीशन में क्या होगा। देखो 7 से विभाजन का नियम जो है ये संख्या में मतलब बहुत ही ज्यादा लेंथी लिखने में आ जाएगा, तो इसको मैं कोई संख्या लेता हूँ और संख्या लेके समझाता हूँ। संख्या लेके समझाता हूँ तो एक संख्या लेता हूँ मैं 343, बाद में इसका नियम भी बताऊंगा क्या कह रहा है इसका नियम। अभी मैंने संख्या लिया हुआ है 343, इस पे भाग दे रहा हूं मैं किससे, भाग दे रहा हूं मैं 7 से। तो मुझे क्या करना है, ये जो अंतिम अंक है इसको 2 गुना करो, 3 का डबल, 3 दूनी 6, शेष संख्या से घटा दो, मतलब 34 से माइनस कर दो 3 का डबल 6 को, कितना आएगा भाई 28। अब जो प्राप्त संख्या है ना इसको 7 से भाग दो, 28 को 7 से भाग दो, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, भाग हो गया, मतलब 343 और बटे 7 होगा, तो इस संख्या में भी 7 से भाग हो जाएगा, मतलब कि इस संख्या में 7 से भाग हो रहा है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इकाई अंक को 2 गुना कर शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित होती है तो संख्या में 7 से भाग हो जाएगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं 8 से, आप स्पेस थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करो। 8 से विभाजन के नियम चेक करते हैं कि 8 से विभाजन के नियम को हम क्या कैसे लिख सकते हैं। चलो 8 के लिए रूल देखेंगे। 8 के लिए रूल क्या कहता है भाई, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 2,
मतलब 3 बार 2 आ गया, 4 लिख रहा था 2 बार आ रहा था, 2 लिखा था 1 ही बार आया था। अब 3 बार हो गया ना, तो अंतिम 3 अंक बोलेंगे। संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, ये इसका नियम हो जाएगा। 8 से विभाजित हो, ये इसके लिए नियम होगा। अब बात करते हैं 9 और 10 के लिए। ये लिखा मैंने 9। हम 9 से विभाजन के नियम के लिए देखो, 9 को मैं क्या 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 बिल्कुल लिख सकता हूँ। 9 को मैं 3 और गुणा में 3 लिख सकता हूँ। अगर मैं 9 को 3 गुणा 3 लिखता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 के लिए क्या था, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब 3 गुणा 3 9 आ रहा है, मतलब संख्याओं के अंकों का योग क्या होना चाहिए भैया, संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ये बनेगा इसका नियम, विभाजित हो। 10 के लिए देखे थे, 10 के लिए क्या बनेगा, देखो अंतिम अंक इसका 0 है, मतलब संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 लिख देंगे। संख्या का अंतिम अंक कितना हो जाए, 0 हो। ठीक, चलो सब कुछ देख लिए तो एक संख्या और देख लीजिए 11 के लिए क्या करना है। चलो ठीक है, अभी 10 तक सफिशियंट है, 10 तक के आप याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन बनेंगे और इनसे क्वेश्चन हमें करने हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, फर्स्ट टॉपिक आता है अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ सन 2000 से, मतलब कि अगर मैं अभाज्य गुणनखंड विधि जब से जुड़ी है तब से बात करूँ, पहले चल रही थी विभाजन विधि जिससे हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे। विभाजन विधि के बाद में जस्ट अभी जो अपडेट आपको बुक मिलेगी उस पर देखने को आपको मिलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर मैं अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करूं तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हमें क्या करना होता है, देखो आपने 6, 7, 8 तक ये किए होंगे। यहाँ पे लिखा है 24, इसको विभाजन विधि से कुछ इस प्रकार भाग दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, बस। और फिर अगर कहीं लिखा है 36, इसको कैसे सॉल्व किया है, इसको आपने सॉल्व किया है 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 9 18, फिर 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3, बस यही सेम प्रोसेस लगाएंगे। यही सेम प्रोसेस अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहती है, बट लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा। लिखने का स्टाइल कैसे चेंज है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे आप। लिखने का स्टाइल कुछ इस प्रकार होगा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 24 और यहाँ लिख रहा हूँ 36। अब इसे कैसे सॉल्व करूंगा, देखो जो 24 लिखा है ना, इस पे पेयर बनाएंगे हम कि भैया अंतिम अंक सम है, मतलब 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर अंतिम अंक सम है मतलब 2 से भाग होगा, 2 छिक्के 12, फिर अंतिम अंक सम है मतलब 2 से भाग होगा, 2 तिया 6। अब जैसे ये हम करेंगे ना, और जैसे ये अभाज्य संख्याओं में आ जाएंगे, ये अभाज्य संख्याओं में आ जाएंगे, तो इनको या तो सर्किल बना देना या बॉक्स बना देना। ठीक, अब मैं बात करता हूँ 36 के लिए। 36 में इकाई अंक सम है मतलब 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर इकाई अंक सम है मतलब 2 से भाग होगा, 2 9 18। अब देखो विषम हो गया तो 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 तिया 9। और जैसे ये अभाज्य संख्या आ जाए तो हम इनको क्या करने वाले हैं, इनको हम वापस से सर्किल में पैक करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, देखो इसके लिए भी सेम वही करते थे और इसके लिए भी वही करेंगे। हम क्या करते थे, 24 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। और 36 को कैसे लिखते थे, हम लिखते थे 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा कि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहां पे भी आपने वही किया है, बट ये कौन सी मेथड है, ये है विभाजन विधि। विभाजन विधि अगर आपका स्कूल ये एक्सेप्ट करता है तो आप इस मेथड से करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर क्वेश्चन आपको जो आपके स्कूल टीचर है वो कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो ये सेम ही लिखा है बट लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में आप कुछ इस प्रकार करने वाले हैं। अब क्वेश्चन बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो मैंने 2 संख्याएं लिया था, एक 24 एक 36। अब एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, कोई भी जो संख्या हो उसकी सबसे बड़ी घात
घात और साथ में कॉमन हो या ना हो, दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, कॉमन हो या ना हो, ये दो बातें ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी घात आपको ले लेना, जो भी संख्या आपको देखने को मिले सबसे बड़ी घात लेना है, कॉमन हो या ना हो सब कुछ इस पे चलेगा। एचसीएफ की बात करता हूँ, एचसीएफ में क्या होने वाला है, एचसीएफ में क्या होने वाला है, सबसे छोटी घात लेंगे, सबसे छोटी घात लेंगे, सबसे छोटी घात, है ना। इसके साथ में क्या देखेंगे भाई, कॉमन होना जरूरी, कॉमन नहीं होगा तो नहीं लेने वाले, तो साथ में क्या बोल देंगे, कॉमन हो, कॉमन हो, है ना। तो अब मैं थोड़ा निकाल के दिखा देता हूं कि हम भाई एक्चुअल में करने कैसे वाले हैं, कि क्वेश्चन अगर हमें कुछ इस प्रकार देता है और बोलता है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, तो हम कुछ इस प्रकार करने वाले हैं। देखो जरा थोड़ा, हाँ ये लो, स्पेस काफी है। मैं पहले निकालता हूं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला है कि कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी घात होनी चाहिए। देखो यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2, जिस जिसका पेयर बनेगा, ये देखो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और 3 का पेयर ये है। क्या इस 2 का पेयर है इधर? नहीं। क्या इस 3 का पेयर इधर है? बिल्कुल नहीं। मतलब 2 गुणा 2 मतलब 2 2 बार आने वाला है और 3 1 बार आने वाला है। ठीक, तो मैं इस पे क्या लिखने वाला हूँ, एक ये पेयर इसके साथ, ये पेयर इसके साथ और ये पेयर इसके साथ, मतलब 2 गुणा 2 और गुणा लिखने वाला हूँ 3, 2 3 6 और 6 दूनी 12, मतलब एचसीएफ कितना आ गया भाई, एचसीएफ आ गया 12। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं निकालता हूँ एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने क्या लिखा है, एलसीएम के लिए मैंने लिखा है कि कॉमन हो या ना हो सब चलेगा, सबसे बड़ी घात के साथ। सबसे बड़ी घात मतलब 2 कितनी बार है, 2 यहाँ 3 बार है, 2 यहाँ 2 बार है, भाई बड़ी घात मतलब 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, देखो 3 यहाँ 2 बार है, 3 यहाँ 1 बार, मतलब बड़ी घात लेना है, मतलब 3 गुणा 3। चलो सॉल्व किया जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 72। मतलब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो 24 और 36 का एचसीएफ 12 है और 24 और 36 के एलसीएम की बात करूं तो 72 है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया है तो ये लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। अच्छा, उससे पहले एक टॉपिक आ रहा है, उस क्वेश्चन को जरा समझेंगे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पे थोड़ा विचार बनाएं आप। देखो जरा इधर देखो क्या लिखा हुआ है, संख्याओं 4 की घात n, ये लो 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n क्या है, बोले n एक प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या हमने किसे बोला था भाई, ये लो यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था, कहाँ की यार हमारी प्राकृत संख्या, जिन संख्याओं की हम काउंटिंग कर रहे थे, मतलब 1 2 3 4 है, बस खत्म होती बात। क्या बोला है, 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या ऐसा कोई मान संभव है जिसके लिए 4 की घात अंक 0 पर समाप्त होता है। ये है भैया क्वेश्चन, अंक 0 पे समाप्त होना चाहिए। 4 की घात n, और n क्या है, n एक प्राकृत संख्या, मतलब n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अनंत चाहे जहां तक की संख्या हो सकता है। क्या 0 पे समाप्त होगा, क्वेश्चन ये है। मैं बोलता हूं n बराबर अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, 4 की घात 1, ऐसे लिखते हैं इसको, देखो n बराबर 1 पर, ठीक। फिर बोलेंगे n बराबर 2 पर, फिर बोलेंगे n बराबर 3 पर, फिर बोलेंगे n बराबर 4 पर, एक और ले लेते हैं n बराबर 5 पर, ठीक। ये देखो n की वैल्यू 1 होगी तो ये कितना है, 4 की घात n, मतलब ये कितना आने वाला है भाई, 4 की घात 1, 4 एकम 4। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 4 की घात n मतलब 4 की घात 2, और इसका मतलब क्या है, 4 गुणा 4 मतलब 4 चौक 16। दो कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर n बराबर 3 होता है तो ये 4 की घात n क्या होगा, ये होगा 4 की घात, ये हो जाएगा 4 की घात 3, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अगर n बराबर 4 होता है तो 4 की घात n बराबर क्या होगा, 4 की घात 4, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, कितना हो जाएगा भाई, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 गुणा 16 256, ठीक। एक कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही है कि भाई n की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू 2 थी, 3 थी, 4 थी, मतलब n की वैल्यू सम हो या n की वैल्यू विषम हो, इसका इकाई अंक हमेशा 4 6 4 6, मतलब हमेशा सम आ रहा है और दो ही संख्या आ रही है, या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, मतलब किसी भी संख्या। अच्छा 5 पे एक और ट्रायल ले लेते हैं। चलो फाइनली 4 की घात n बराबर 4 की घात 5 बराबर
4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ये देखो 4 चौ 16, 16 का वर्ग हो रहा था 256, 256 का गुणा करना है 4 से, ठीक। तो 256 गुणा 4, 6 चौ 24 बचता है 2, फिर उसके बाद 5 चौ 20 और 2 22 बचता है 2, 4 दूनी 8 और 2 10, मतलब 1024। देखो हुआ क्या, 4 6 4 6, फिर 4 आया, फिर 6 आएगा, फिर 4, फिर 6, मतलब कि जीरो कहीं नहीं आने वाला। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसके सॉल्यूशन में, आप लिख लेना, मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। आप लिखेंगे संख्या 4 की घात n के लिए जब n प्राकृत संख्या हो, तो किसी भी धनात्मक प्राकृत संख्या के लिए कोई जो संख्या है उसकी घात लगाने पर जो हमारा 4 की घात n संख्या है, ये कभी भी इकाई अंक 4 और 6 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं देता है। अतः जो 4 की घात n है वो अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, मतलब इसकी ये बात जो है ये गलत होगी, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आओ। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे भैया, अभाज्य गुणनखंड विधि से बात कर रहे थे, वही क्वेश्चन आया है। संख्या 6 है और 20 है, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ये लो कैसे बताया था मैंने, 6 को इधर लिखना है, 20 को इधर लिखना है। ये लो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 का इकाई अंक, 6 का इकाई अंक क्या है, सम है कि विषम है, सम है, मतलब 2 से भाग दे दो, 2 3 6, खत्म होती बात। 20 पे चेक करो, 2 1 कम 2, साथ में 0, फिर 2 से भाग दो, 2 पंचे 10। अब मैंने बोला था कि भैया अगर आप अभाज्य संख्या तक पहुंच पाओ तो अभाज्य संख्या पहुंचने के बाद इनको क्या कर लेना, या तो सर्किल में पैक या बॉक्स में पैक कर लेना। अब इसको क्या करोगे, आप लिखोगे 6 बराबर 2 गुणा 3, उसके बाद 20 बराबर क्या लिखने वाले हो, 20 बराबर लिखने वाले हो 2 गुणा 2 गुणा 5। अब क्या कंडीशन है, अब कंडीशन है कि भाई आपको एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था, कॉमन होना चाहिए, तो सबसे छोटी घात 2 ही कंडीशन थी, कॉमन हो सबसे छोटी घात हो। भाई कॉमन देखो, ये 2 इधर है, ये 2 इधर है, बिल्कुल आ गया। ये 3 इधर है ही नहीं, इधर 2 है, इधर है ही नहीं, इधर 5 है, इधर नहीं, मतलब एचसीएफ से अपोजिट कितना है, एचसीएफ से अपोजिट 2 है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के लिए मैंने बोला था कॉमन नहीं, कॉमन कोई नहीं पूछ रहा आपसे, कॉमन से कोई मैटर नहीं है। आप देखो कि जो संख्या है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है। तो जैसे मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो सबसे बड़ी घात मतलब 2 की घात 2, 2 गुणा 2, फिर उसके बाद इधर 3 इधर नहीं है, मतलब ही नहीं है, कॉमन से तो मतलब ही नहीं है, गुणा 5। सॉल्व किया जाए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60। मतलब क्या हुआ भाई, अगर 6 और 20 दो संख्याएं दी गई है तो इसका एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 60। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। ये लो अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, उदाहरण नंबर 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भैया $100 का क्वेश्चन है और हर बार पेपर में या तो ऑब्जेक्टिव आएगा या तो सब्जेक्टिव आएगा, मतलब कि हर पेपर में आपके 3 माही 6 माही वार्षिक हर पेपर में ये रिपीट करेगा और यहाँ से क्वेश्चन वार्षिक पेपर में भी फिर बनेगा। इससे पहले भी बना है और वापस से फिर बनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, मतलब पहले एचसीएफ ज्ञात कर लो और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब पहले एचसीएफ फिर एलसीएम। भाई मैंने लिखा, ये लिखा 96, ये लिखा मैंने 404। 96 का इकाई अंक सम है तो किससे भाग, 2 से। सॉल्व को 2 चौ 8 बचाए, 2 अट्ठे 16, फिर वापस से इकाई अंक सम है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 चौ 8, फिर सम है, फिर 2 से भाग दो, 2 1 तेरी, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, फिर इकाई अंक सम आ गया, 2 से भाग दो, 2 छिक्के 12, फिर इकाई अंक सम है, 2 से भाग दो, 2 3 6, बस खत्म। इससे आगे भाग मत देना भैया। अब 404 का इकाई अंक सम है, 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, साथ में 0, 2 दूनी 4, फिर 202 का इकाई अंक सम है तो 2 से भाग होगा, 2 1 कम 2, साथ में 0, 2 1 कम 2। जब आप इतनी संख्याएं लिख लो तो आपको क्या करना है, जो दिया है, जो अभाज्य संख्या तक पहुंच गया। अच्छा 101 भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या, देखो 100 में होता है भाई 2 से भाग, 100 में 2 से भाग होता है, 102 में 2 से भाग होता है, 101 इन दोनों के बीच की है, मतलब अभाज्य संख्या, मतलब इससे आगे इसको डिवाइड नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इनको बॉक्स में पैक कर दो, ठीक। अब क्या करना है, ये लो सर्किल बना देता हूं मैं। अब आपको लिखना है 96 इक्वल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार आ गया, ठीक है, गुणा 3,
404 बराबर 2 गुणा 101। अब एचसीएफ की बारी है, तो एचसीएफ के लिए क्या बोलता है भैया, एचसीएफ तो एक ही बात बोलता है कि भाई कॉमन होगी तो ही लूंगा, मुझे नहीं पता। ठीक, तो कॉमन चेक करो, ये देखो ये 2 है, ये 2 है, मतलब 2 तो आएगा, गुणा ये 2 है, ये 2 है, मतलब फिर 2 आएगा। अब देखो अगले 2 के लिए इधर 2 नहीं है, और 3 के लिए इधर 3 नहीं है, और इधर के 101 के लिए इधर 101 नहीं है, मतलब एचसीएफ तो 2 दूनी 4 ही हो गया, मतलब 96 और 404 का जो एचसीएफ आने वाला है वो 4 ही आएगा। अब बात करते हैं भाई एलसीएम की। ठीक, मैं बात करता हूं कि यार इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम कैसे चेक करेंगे भाई, कॉमन हो या ना हो उसे कोई मैटर नहीं, सबसे बड़ी घात लेता है एलसीएम। तो देखो 2 एक बार है, 2 3 4 5 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, देखो 3 इधर है, इधर नहीं है, कुछ चलेगा। फिर 101 है, 101, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 3 96, 96 गुणा 101, कैलकुलेट कर लेना, जब गुणा होगा तो 96 कम 96 का 6 बचा है 9, 96 कम 96, 96 96 आ रहा भाई, ये है इसका एलसीएम। बोलो अभी कोई समस्या हो तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बोले अगर किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन में अभी बता दें कि समझ नहीं आ रहा है या ये समस्या हो रही है, बताएं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो अपने को आज पूरा चैप्टर खत्म करना है। क्वेश्चन है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम, भैया सेम ही काम करा रहे हैं, एक ही काम दे रहे हैं आपको। ये लिखा है 6 हमने, ये लिखा है 72 और ये लिखा है 120, सॉल्व किया जाए। ये हो गया है 2 तिया 6, खत्म होती बात। ये सॉल्व करो, 2 तिया 6 बचा है 1, 2 छिक्के 12। फिर सॉल्व करो, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16। फिर सॉल्व करो, 2 9 18। अब देखो विषम हो गया, मतलब विषम से भाग देना पड़ेगा। ये मैंने सिखाया है विभाजन के नियम, अगर आपको कंठस्थ नहीं होंगे ना भैया, जब तक आप सीखोगे नहीं ना, नहीं आने वाला है। ठीक, ये देखो इकाई अंक सम है, मतलब 2 से भाग दो, 2 छिक्के 12, 7 में 0। फिर सम है, 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 7 में 0। फिर सम आ गया, फिर 2 से भाग दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब विषम आ गया भाई, विषम आ गया तो 2 के बाद अगली संख्या 3 लेंगे, 3 पच्चे 15, बस खत्म होती बात। अब जो हमारे पास संख्याएं हैं ये ऑलरेडी हमारे पास अभाज्य संख्याएं आ गई, तो हम क्या करेंगे, इनको सर्किल में पैक। अब क्या करना है भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इधर 2 और 3। हाँ, अब इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे 6 बराबर है 2 गुणा 3, 72 बराबर कितना है भाई, 1 2 3 बार 2 है और 2 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 120 बराबर कितना है, 120 बराबर 3, 2 है गुणा 2 है गुणा 2 है गुणा 3 है और गुणा 5 है। चलो अब मैं बात करता हूँ कि इसका एचसीएफ कैसे आएगा और एलसीएम कैसे आएगा। एचसीएफ, पहले एचसीएफ क्या बोलता है, कॉमन होना चाहिए तभी आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। देखो 2 तीनों में है, मतलब 2 तो आएगा ही आएगा, गुणा, देखो 1 3 है 1 3 है 1 3 है, मतलब 3 भी आ सकता है। देखो इस पे 5 है और इन दोनों में 5 नहीं है, मतलब 5 कोई काम का नहीं है अपना। ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, मतलब इसका एचसीएफ कितना होने वाला है, 6। अब मैं बात करता हूँ एलसीएम। अब एलसीएम क्या कहता है भाई, कॉमन ऑमन से मुझे नहीं मतलब, सबसे बड़ी वाली घात लेके आ जाओ। देखो 2 है 2 है 2 है, सब में 2 है, मैक्सिमम 3 बार है तो इधर भी 3 बार लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। अब 3 को चेक करो, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार 1 बार, भाई बड़ी घात लो, मतलब 3 गुणा 3। फिर इसके अलावा 5 रहा तो 5 भी ले लो, ये लो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा। देखो पहले 5 से गुणा कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 का 0 लगा दिया, बचा है 4, 4 का गुणा 3 से, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 360 आ रहा भाई एलसीएम। एचसीएफ आया आपका 6 और एलसीएम आ रहा है 360। गजब क्वेश्चन था, इससे पहले पूछा गया है, वापस से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमें, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम एक ही बताएंगे, नहीं 2 बता देते हैं, चलो क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा आ गया है, तो एक तो ये बता देता हूँ भाई मैं, और छोटा वाला एक ये ले लेते हैं, 140 ले लेते हैं। 140 आप लिखेंगे
अभाज्य गुणनखंड अपने को करना है, इकाई अंक सम है तब किससे भाग हो रहा था, 2 से, तो भाग करो, 2 सत्ते 14, साथ में 0, फिर 2 से भाग दो, इकाई अंक जब तक सम रहेगा तब तक आपको 2 से ही भाग देना है, 2 तिया 6 बचता है 1, 2 पंचे 10, अब यहाँ पे विषम हो चुका है। अब अगली संख्या लेना पड़ेगा भाई, 3 के लिए रूल क्या था, अंकों का योग, ये तो हो नहीं रहा, 5 और 3 8 ही हो रहा, फिर क्या लेंगे 5 पाना 7 35, बस खत्म। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम इसको 140 बराबर जो ये संख्याएं आई है, ये इन सभी संख्याओं को लिखेंगे, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। चलो ये क्वेश्चन का आंसर इतना ही है। अब लिख रहे हैं 3825, 3 8 2 5। देखो इकाई अंक सम होगा तब किससे भाग होगा भाई, 2 से, विषम है मतलब 2 से भाग नहीं होने वाला। 3 के लिए रूल क्या कहता है, 3 के लिए कहता है संख्याओं के अंकों का योग। चेक कर लेते हैं, देखो 8 और 2 10, 5 15 और 3 18, मतलब हो जाएगा, सॉल्व कर दो। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 बचता है 2, 3 7 21 बचता है 1, 3 5 15। फिर चेक करते हैं कि भाई अंकों का योग चेक किया जाए तो 7 3 10 और 5 15, मतलब फिर 3 से हो जाएगा, 3 4 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, वही 3, हाँ 3 दूनी 6, 3 5 15। अब फिर चेक करो, 5 2 7, 7 4 11, अब नहीं होने वाला भाई, अब 3 से नहीं हो रहा। अब इकाई अंक देखो 5 है तो 5 से भाग कर दो, 5 8 40 बचता है 2, 5 चम 25। अब फिर देखो इकाई अंक 5 आ गया, फिर 5 से भाग दे दो, 5 1 कम 5 बचता है 3, 5 7 35, और 17 तो ऑलरेडी हमने अभाज्य संख्या में पढ़ा है, दिमाग लगाना नहीं है अपने को। 3 8 2 5 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। बोलो, ये इसका आंसर है फाइनल। आप अगर इतना क्वेश्चन करके आते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है तो इसको लिखते चलेंगे, ठीक। चलो इसी में से क्वेश्चन है, आप देख लेंगे आगे। उसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि, हाँ अब भैया यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है, यहीं पे जगह बची थी यार, बीच में ध्यान दिया था मैंने, हाँ यहाँ जगह बची थी, ये देखो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखेंगे और वो फॉर्मूला क्या बनाएगा, फॉर्मूला बनाएगा भाई अपना 2 संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूला बनाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणा LCM। मतलब अगर मैं डायरेक्टली इसे लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा A गुणा B बराबर क्या होगा, बराबर होगा LCM और गुणा के में क्या होगा HCF। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, A क्रॉस B इक्वल LCM HCF। चलो बस अब पहुंच गए हम क्वेश्चन में, कहाँ गया, ये रहा। अब अपने को इसकी जांच करनी है भाई, मैं इसमें से एक क्वेश्चन ही बताऊंगा, 2 आप कर लेंगे, 510 और 92, ठीक। 510 और 92 इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, क्या लिखा है भाई, पहले तो इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, मतलब 510 यहाँ आप लिखो और 92 यहाँ लिखो, सॉल्व किया जाए। इकाई अंक सम है मतलब 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4 बचता है 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब विषम हो गई मतलब 2 से भाग नहीं हो सकता, 3 से चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हो जाएगा, 3 8 24 बचता 1, 3 5 15। फिर सॉल्व करो, 8 5 13, मतलब 3 से नहीं होने वाला, 5 से करना पड़ेगा, 5 1 कम 5 5 7 35, 17 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। 92 में चेक कर लेते हैं, इकाई अंक सम है मतलब 2 से भाग होगा, 2 4 8 बचता है 1, 2 6 12, फिर 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, बस ये 23 भी जो है वो हमारी अभाज्य संख्या थी, हमने वहाँ पे देखा हुआ था। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 510 इक्वल 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 को कैसे लिखेंगे, 92 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। बताओ यहाँ तक क्लियर। अब क्या करने वाले हैं, अभी हमें एचसीएफ भी चाहिए और एलसीएम भी चाहिए, तो भाई मैं एचसीएफ पहले निकालता हूँ, ये लो एचसीएफ पहले निकाला। एचसीएफ क्या बोलता है कि कॉमन होना चाहिए और उसके साथ में सबसे
छोटी घात होनी चाहिए। देखो ये 2 है, बिल्कुल ले लेंगे, 2 ले लिए, गुणा, देखो इधर 2 है, अगला 2 है ही नहीं, इधर 3 है, इधर है ही नहीं, इधर 5 है, इधर है ही नहीं, मतलब सिर्फ हमारा क्या आने वाला है भाई, केवल और केवल 2। अब बात करता हूं मैं एलसीएम। एलसीएम क्या होने वाला है, कॉमन हो या ना हो इसको नहीं मतलब, सबसे बड़ी घात होनी चाहिए, मतलब 2 तो 2 बार आ गया है भाई, गुणा 3 है, बिल्कुल है, 5 भी है, 17 भी है और 23 भी है। सॉल्व किया जाए, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 का 0 लगा दिया, बचा है 6, 17 छिंग 102, मतलब 102 और गुणा में 23 है। सॉल्व किया जाए, 0 लगा दिया, 23 दूनी 46 का 6, बचता है 4, 23 शून्य मतलब 4 आएगा, और 23 एकम 23, 23 460 यहाँ तक आ रहा है भाई एलसीएम। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बराबर मुझे सॉल्व प्रूफ करके दिखाना है इसको, इसका एलसीएम और एचसीएफ हो रहा है। ठीक, चलो तो ये लो, थोड़ा सा स्पेस मैंने बना लिया और फॉर्मूला में लगाता हूँ, ए क्रॉस बी इक्वल एलसीएम और गुणा एचसीएफ। ए क्रॉस बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 510 और गुणा 92 बराबर एचसीएफ। एलसीएम कितना आया था भाई, एलसीएम आया था 23460, एचसीएफ कितना आया था 2। बस सॉल्व कर दो यार, 510 गुणा 92 कर दो, कितना क्या आ रहा है 510 गुणा 92, है ना, इसको सॉल्व करोगे 2 से 9 शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, क्रॉस 9 से 9 शून्य, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, सॉल्व करो 0 2 9 6 और 4, ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपका 4 6 9 2 0। इधर क्या होगा 2 से 9 शून्य, 6 दूनी 12, बचता है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये देखो 46 920, इधर भी आता है 46 920, मतलब कि ये कहना चाहता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो इसकी है यही राइट हैंड साइड की इक्वल है, मतलब जो हमने फॉर्मूला लगाया था दो संख्याओं का गुणनफल ए क्रॉस बी इक्वल एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक, अब इसी अकॉर्डिंग आप फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसी अकॉर्डिंग आप थर्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम ज्ञात कीजिए। भैया हम एक ही बताएंगे यार, फर्स्ट वाला देख लो क्योंकि सेकंड और थर्ड आसान है, हम सिर्फ फर्स्ट वाला बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 12 है, फिर 15 है और फिर 21 है। सॉल्व किया जाए, 2 छिक्के 12, फिर सॉल्व करो 2 तिया 6, 15 को सॉल्व करोगे 3 पचे 15, 21 को सॉल्व करोगे 3 साते 21, मतलब आप लिखने वाले हो 12 इक्वल 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 इक्वल 3 गुणा 5 और 21 इक्वल 3 गुणा 7। ये आपने लिखा। क्या चाहिए, पहले एचसीएफ चाहिए फिर एलसीएम चाहिए। तो भाई एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटी घात और साथ में कॉमन होना चाहिए, सबसे छोटी घात और साथ में कॉमन होना चाहिए। तो भाई तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो 3 दिख रहा है, चलो 3 आ गया। इसके अलावा इन दो में नहीं है, 7 इसमें है तो इन दो में नहीं है, 5 इसमें है तो इन दो में नहीं है, मतलब एचसीएफ सिर्फ 3 है। एलसीएम की मैं बात करूं तो कॉमन ऑमन कुछ लगती नहीं है एलसीएम वाले को, सबसे बड़ी घात होनी चाहिए बोलता है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 कितनी बार, एक ही बार है, गुणा 5 भी है और गुणा 7 भी है। अब देखो ये 5 का गुणा हो रहा है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 का 0 लगा दिया, बचा है 6, 6 गुणा 7, 6 गुणा 7, 6 सत्ते 42, मतलब एलसीएम कितना आ रहा है भाई, एलसीएम आ रहा है 420। अब क्या बोला है भाई क्वेश्चन, हाँ निकाल दिए, एचसीएफ निकालना था 3 निकाल दिया, एलसीएम निकालना था 3 निकाल दिया 420। ठीक, उसी में से क्वेश्चन जो बचे हैं वो देख लेना, एक एक लाइन के ही हैं क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन दे दिया है कि भैया एचसीएफ इसका जो है ना, दो संख्या है 306 और 657, और इसका जो एचसीएफ है वो कितना है बोले 9, और इसका एलसीएम ज्ञात कर दो। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी इक्वल एलसीएम गुणा एचसीएफ। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ए क्रॉस बी मतलब 306 और गुणा 657 बराबर एलसीएम, नहीं पता मुझे एलसीएम, और एचसीएफ कितना भाई, एचसीएफ है मेरा 9।
अब इसको सॉल्व किया जाएगा, खतरनाक गुणा हो, जो इधर गुणा में बराबर किधर जाएगा भाग में, मतलब 3 0 6 गुणा 6 5 7 और बटे में है 9 और बराबर किधर है LCM। 9 1 कम 9, 9 7 63 बचता है 2, 9 3 27, मतलब 3 0 6 गुणा 7 3 बराबर LCM। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, 306 गुणा 73, 3 0 6 गुणा 7 3, 3 6 18 बचता है 1, 3 3 9 और 1 10। कहाँ से 3 3 9 आएगा ना, एक सेकेंड 3 6 18 बचता है 1, 0 है तो 1 आ जाएगा और 3 3 9 क्रॉस 7 6 42 और 7 3 21। सॉल्व करो, 8 2 और 1 3 9 4 13 बचता है 1, 1 और 1 2 और बचता है 2, 22 33 8। एलसीएम जो आ रहा है इसका आ रहा है वो 22 33 8। ये इसका फाइनल आंसर होगा और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। बोलो यहाँ तक किसी को समस्या है क्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लें, और नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। बोलो यहाँ तक समस्या हो। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात है, और जैसे 4 की घात की है ना, सेम कर लेना यार, n की घात 1, n की घात 2, n की घात 3, n की घात 4, n की घात 5, यहाँ तक सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब इसी का नेक्स्ट यार सेम प्रोसेस से हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जैसे 4 की घात n किए थे, सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक, व्याख्या कीजिए कि, अच्छा ये क्वेश्चन आप करेंगे यार, आसान ही है, मैं ये कराऊंगा। एक लाइन का आंसर आ जाएगा, उसमें कॉमन लेना है और बाहर निकल जाएगा, जो बाहर निकलेगा उसी से आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये लो भाई, पहले तो एक मैदान बनाया जाए। ये लो, ये बन गया एक मैदान। ठीक, ये बन गया मैदान, और ये मैदान कुछ इस प्रकार है और इस पे घास लगी है ये, और इसके आइट साइड से रोड है, जहां पे मैं बोलता हूँ इस वाले पॉइंट से, चलो पेन का कलर भी थोड़ा, ये इस वाले पॉइंट से वो दोनों बच्चे दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक है सोनिया, ये है सोनिया, और इसी के साथ में दौड़ना स्टार्ट करता है रवि। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? सोनिया को लग रहा है भाई 18 मिनट, और रवि को कितना लग रहा है? रवि को 12 मिनट। बोला है मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। भाई यहाँ से दौड़ रहा है, ये पाथ है इनका, यहाँ पे इस रास्ते को ये कंप्लीट कवर कर रहे हैं, एक ही जगह से जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, एक ही साथ दौड़ रहे हैं। अब क्या होगा? उसने बोला है प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय। सोनिया को कितना समय लगा भाई? सोनिया को लगा 18 मिनट। फिर हम बात करेंगे रवि को लगा समय, रवि को लगा समय। अब भाई रवि को कितना समय लगा? रवि को लगा है 12 मिनट। अब क्या होगा? अब हमें निकालना है दोनों का एलसीएम, मतलब 12 और 18 का एलसीएम। हाँ, अब आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन है और डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है तो आपने ये मेथड पढ़ के आए हैं, और नहीं तो अभी तक तो हमने सीखे हैं यार भाई, कोई दो मत की बात ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार इस मेथड से क्यों करें, जब पूरा चैप्टर हम उस मेथड से कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी हम उस मेथड से करेंगे। कर लो भाई, कोई समस्या थोड़ी है। या तो डायरेक्टली यहाँ से करना है ना, निकल जाएगा। और अगर ऐसे करना हो तो 12 यहाँ लिखा मैंने, 18 यहाँ लिखा, और इसको सॉल्व किया, 2 छिक्के 12, फिर सॉल्व किया 2 तिया 6, इसको सॉल्व किया 2 9 18, और फिर इसको सॉल्व किया 3 तिया 9। जब इसको मैंने लिखा तो मैं निकालूंगा क्या? एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है भाई? 2 गुणा 2 गुणा, देखो 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 1 बार है, बड़ी घात लेना मतलब 2 गुणा 2 गुणा एलसीएम में 3 1 बार है, 3 यहाँ 2 बार है, मतलब 3 2 बार आएगा, 3 गुणा 3 क्या होगा? 3 तिया 9,
9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। अब ये जो 36 आया है ना, ये क्या होगा, ये उस वाला टाइम होगा जहाँ पे ये दोनों व्यक्ति आके मिल जाएंगे। ये एक रवि मान लेते हैं और दूसरी कोई व्यक्ति, क्या नाम बोला था भाई, सोनिया है। सोनिया को व्हाइट कलर से ले लेते हैं, ये लो ये। अब जब ये दोनों दौड़ते हुए आएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे, इस वाली डायरेक्शन, इस वाले पॉइंट पे। और जब मिलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो जो एलसीएम आएगा वही टाइम होगा। मतलब प्रारंभिक स्थान पर मिलने पर, प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। बस आपका क्वेश्चन होता है खत्म। उम्मीद है कि एक्सरसाइज 1.1 आपने जो पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम इसका अगला जो पार्ट लेके आएंगे, मतलब एक्सरसाइज 1.2 जब हम लेके आएंगे तो जो थोड़ा और हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।